हाई कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान साहब को जमानत दी है और जो उन पर लगाए गए आरोप थे उन सारे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई बार के मंत्री, 8 या 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, बहुत ही ईमानदार नेता मोहम्मद आजम खान साहब को आखिरी जमानत भी मिल गई है। अगर सरकार फिर कोई पेच नहीं फंसाती है, कोई 100-125 मुकदमे कायम करने के बाद कोई और मुकदमा कायम नहीं करती है, तो शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, बीता हुआ कुछ समय आजम खान के लिए राहत लेकर आया है और उनके जेल से निकलने का रास्ता अब साफ हो गया है। बस एक परेशानी है कि एक मामले में कुछ धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलें बढ़ जाएं। वैसे आजम खान साहब पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन अब अलग अलग मामलों में उन्हें ज्यादातर जमानत मिल गई है। लेकिन अब खास सवाल यह है कि क्या आजम खान सपा में रहेंगे और क्या आजम खान बसपा में जाएंगे या कुछ और बड़ा धमाका करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, रामपुर के नवाब बड़े ही मशहूर थे और लोग आजम खान की तुलना रामपुर के नवाबों से करते थे, क्योंकि नवाबों के बाद रामपुर में आजम खान का ही सबसे शक्तिशाली परिवार हुआ करता था और उन्हें सपा सरकार में मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। और जब रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था तब सपा की पूरी कैबिनेट रामपुर में मौजूद रही। यदि आजम खान के कद की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजम खान ने रामपुर की संसदीय सीट जीती थी। लेकिन 2019 वो साल था जब आजम खान की किस्मत का पलड़ा पलटना शुरू हो गया। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। एक मामले में तो उन्हें 7 साल की सजा का भी ऐलान हुआ था। कई सालों तक आजम खान और उनका पूरा परिवार कानून और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा, लेकिन अब लग रहा है कि एक बार फिर आजम खान का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि उन्हें लगभग हर मामले में जमानत मिल चुकी है। ताजा खबर के अनुसार सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। दरअसल हुआ यूं था कि 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने FIR दर्ज कर मामला कोर्ट पहुंचाया। 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है और जमानत भी मंजूर कर ली गई है। हाई कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान साहब को जमानत दी है और जो उन पर लगाए गए आरोप थे उन सारे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार पाया गया है। उनको जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर, वो भाजपा की सरकार में उनको जेल के अंदर बंद रखने के लिए फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। न्यायालय ने मान लिया कि जो मुकदमा लगाया गया था वो बेबुनियाद था और उनकी जमानत स्वीकार कर ली है। आज पता चला है कि देश के जाने वाले नेता, उत्तर प्रदेश के कई बार के मंत्री, 8 या 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, बहुत ही ईमानदार नेता मोहम्मद आजम खान साहब को आखिरी जमानत भी मिल गई है। अगर सरकार फिर कोई पेच नहीं फंसाती है, कोई 100-125 मुकदमे कायम करने के बाद कोई और मुकदमा कायम नहीं करती है, तो शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा। 1-2 दिन बाद आजम खान साहब बाहर निकल आएंगे। मेरे जैसा आदमी जिसके लिए आजम खान एक मित्र हैं, बड़े भाई हैं और सुख दुख के साथी हैं, यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। आजम साहब के जेल से बाहर निकलने के बाद राजनीति क्या करवट लेगी, इसका इंतजार मुझे भी है और इसका इंतजार राजनीति को भी है। अभी पिछले दिनों की ही बात है, चर्चित डूंगरपुर केस में MP MLA कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी।
सपा नेता ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की और अपील लंबित रहने पर जमानत की गुहार कोर्ट से लगाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने आजम खां की अर्जी कबूल करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। रामपुर के लोग ही नहीं, पूरे यूपी के लोग कहते हैं कि आजम खां की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खां पर 81 मामले दर्ज हुए। आजम खां पर कुल 104 मामले दर्ज हुए। छोटे अपराध, चोरी, जमीन पर कब्जा करना, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, डकैती, बकरी और भैंस चोरी के मामले तक उन पर दर्ज हुए। आजम खां के बड़े बेटे अदीब आलम के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ लगभग 40 मामले दर्ज हैं, जबकि आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा 30 मामलों में आरोपी हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि जब आजम खां जेल से बाहर आएंगे तब क्या वह सियासी बड़ा फैसला लेंगे। जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया आजम जी ने, जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे खराब है? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब है? क्या कैसा नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह रहे हैं जी। तो पंखा भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगाया क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। आप भी गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दी थोड़ा सा। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। मैं वैसे भी मिलने आता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया था आए हुए। सेहत भी आपको मालूम है कि बहुत अच्छी नहीं है उनकी, सिर्फ इसीलिए बस एक मिलने आया हूँ। अपने वालिद से एक बेटा मिलने आया है, बस इतना समझ। नहीं, अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उस पर न्याय दिया। ये बहुत से लोग हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। 1977 से सियासी शुरुआत करने वाले आजम खां 2027 में अपने राजनीतिक कैरियर की क्या पलटी मारने वाले हैं। आजम खां जेल से बाहर आने के बाद कुछ तो बड़ा करेंगे, क्योंकि इन दिनों आजम खां के प्रति समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया का क्या स्टैंड रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि आजम खां साहब की पत्नी तंजीम फातिमा जब बीते दिनों आजम खां से मिलने जेल में गई थी, तब मीडिया ने उनसे पूछा था और उन्होंने जवाब दिया था कि हमें ना तो समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद है और ना ही अखिलेश यादव से, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। और ठीक इसी तरह आजम खां ने भी कहा था कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने हमें अकेला छोड़ दिया। और जब अखिलेश भैया से आजम खां को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा था कि उनकी मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है या फिर हमारी सरकार आ जाए। और ये बयान देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता और पार्टी के संस्थापक सदस्य उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे आजम खां के लिए कहा था। मुसलमानों के भैया उन आजम खां के लिए ये कह रहे हैं कि जिनके बिना समाजवादी पार्टी के वजूद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस आजम खां ने पार्टी को हमेशा खाद पानी देने का काम किया, जिस आजम खां के बिना समाजवादी पार्टी की एक छोटी सी बैठक भी नहीं हुआ करती थी, जिस आजम खां ने पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, जिस आजम खां ने सूबे के 15 से 17% मुस्लिम वोटरों को एक धागे में पिरोकर एक माला बनाकर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के गले में पहनाया, जिस आजम खां ने पिता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के सिर पर सीएम का ताज पहनाया, जिस आजम खां को शपथ लेने से पहले अखिलेश यादव आगरा लेने खुद पहुंचे थे, यानी आजम खां के बिना शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो सकता था। और जिस आजम खां के बगैर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों के भैया आजम खां के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे? क्योंकि वो उनके इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़क पर नहीं उतरे। क्यों उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन उनके लिए नहीं किया? क्यों उन्होंने संसद में उनके लिए आवाज नहीं उठाई? अब आप ये ना समझना कि अखिलेश यादव को बोलना या लड़ना नहीं आता, उनको आवाज उठानी नहीं आती, आंदोलन करना नहीं आता, सड़कों पर उतरना नहीं आता। ये सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता। ये वही अखिलेश हैं कि जिन्होंने रामजी लाल सुमन के लिए हजारों गाड़ियों के साथ यूपी की सड़कों को जाम कर दिया था। और ऐसा भी नहीं कि अखिलेश भैया बोलते नहीं हैं, भैया बोलते भी हैं, लेकिन सामने कोई ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वह दहाड़ सके। दोस्तों, मुसलमानों के भैया तो इतना बोलते हैं कि सारी मीडिया को देख लेने की धमकी देते हैं और आईएएस अधिकारियों से चिलम भरवाने की भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की या मुसलमान नेताओं की बात आती है, मुस्लिम कौम के भैया के मुंह में दही जम जाता है। अब मेरा सवाल उन मुसलमानों से है जो भैया के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जरा सोचो कि तुम्हारे भैया उन आजम खां के नहीं हुए कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिनका कर्ज अखिलेश यादव कभी नहीं चुका सकते, तो क्या वो आपके हो सकते हैं?
मुसलमानों के भैया कादिर राणा की बर्बादी पर खामोश रहे, जाहिद बेग की बर्बादी पर खामोश रहे, इमरान सोलंकी की बर्बादी पर खामोश रहे, तो क्या कभी आपके लिए बोल सकते हैं? तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश के हाथ ऐसा क्या लग गया कि मुसलमानों की बर्बादी पर खामोश रहने के बावजूद भी उन्हें मुस्लिम वोटरों के खिसकने का जरा भी डर नहीं है। और यह सवाल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में बिना जातिगत आंकड़ों के यहां सियासत मुकम्मल नहीं होती। तो अखिलेश भैया को क्यों लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद मुसलमान उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान उनसे नाराज नहीं होंगे और 2027 में उन्हीं की पार्टी को वोट करें? ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय।